हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जिसका नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा ये दूसरा अनुप्रयोग है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इसी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 5 नंबर में आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि जो कुछ मैं आपको बताऊं उसको आप लोग अच्छे से समझ पाएं और उसको नोट करते चलें। ठीक है, तो देखिए पहले डेरिवेशन का नाम पढ़िए। डेरिवेशन का नाम अच्छे से पढ़ा तो आप लोग इसका फिगर बना सकते हैं। फिगर बन गया तो डेरिवेशन सॉल्व। ठीक, समझ में आया? चलिए देखते हैं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया हमें एक चादर लेना है, वो घर वाला चादर नहीं, ठीक है, मतलब हमें एक चादर यहां पर लेना है। चादर को कैसे लेंगे? देखिए यहां पर एक चित्र बनाएंगे खूब अच्छा सा। ठीक, देखिए ऐसे हम एक चादर ले लेंगे, थोड़ा सा डिजाइन में बनाइए, अच्छा लगेगा। ठीक, ऐसे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ देंगे कि ये चादर की तरह दिखे। ठीक है, ऐसे यहां पर भी कर देंगे हम, ये देखिए। ठीक है, ऐसे चादर बन गया हमारा। अभी चादर बना नहीं है स्टूडेंट, अभी तो इसको और अच्छे से बनाना है। देखिए ये, ठीक, ये चादर है एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है। ठीक है, तो चादर हमने ले लिया भैया। अब ये आवेशित है, आवेशित का मतलब इस पर आवेश होंगे। ठीक, तो इस पर हम आवेश भी ले लेते हैं। कौन सा आवेश लेंगे? कुछ भी प्लस ले लेंगे, प्लस आवेश। देखिए कितने आवेश हैं इसके पास, कितने धन आवेश हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ये पूरा चादर जो है एकदम से आवेशित है। ठीक है, ये हमारा फिगर जो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, ये एक अचालक चादर है, अनंत विस्तार की है और ये आवेशित है। इस पर देखिए बहुत सारे आवेश हैं। अब इसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस चादर के निकट हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकट का मतलब पास में। ठीक, समझ में आया? तो देखिए इसके निकट निकालेंगे तो मान लीजिए इससे यहां पर एक बिंदु P है। कहां पर? मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है, ये देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु P। ठीक, ये इस साइड में हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, जैसे उसमें हमने किया था। किसमें बताइए? जो इससे पहले वाला डेरिवेशन था, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट। ठीक है, तो उसमें हमने एक बेलन की परिकल्पना की थी। वैसे यहां पर भी हम एक परिकल्पना करेंगे। ठीक है, तो चित्र बनाएंगे। अब हम देखिए ऐसे एक चित्र लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे रहेगा। देखिए इस P को अभी मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां पर एक बिंदु P लेना है। अभी देखिए पहले हम बना लें अच्छे से। ठीक, इसको मैं अभी इरेज करता हूं, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लीजिए कि आवेशित है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अब यहां से भी ऐसे ले लेंगे। इतना ही रखते हैं। ठीक, तो यहां पर एक बिंदु P है, यहां पर हम बिंदु का नाम दे देंगे क्या? एक बिंदु P है, और इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए बिंदु आपको पहले ही मान लेना था, मैंने बाद में इसलिए माना क्योंकि हमें एक बेलन की परिकल्पना करनी थी। ठीक, तो देखिए अब यहां पर एक बिंदु P है, इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये होगा बेलन आपका, ये एक बेलन की भात बनेगा। देखिए ये, ठीक, ऐसे बन गया। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया है। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए। यहां पर देखिए, यहां पर जो ये अवयव है, इस बेलन का जो अवयव है, इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? उसको हम लोग मानेंगे ई वेक्टर। क्या मानेंगे? ई वेक्टर। और यहां पर ये बेलन है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा डी ए वेक्टर। ठीक है, तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। अब देखिए इतनी ही दूरी पर हम इस साइड में ही एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे। देखिए इस दूरी को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूरी ऐसा लगे कि दोनों सेम ही है, ऐसे बढ़ा दीजिए आप। ठीक, बढ़ गया। तो यहां पर भी एक
एक बेलन का दूसरा ये सिरा है, तो यहां पर भी एक बिंदु हम मान लेते हैं, उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P डैश। क्या नाम देंगे? P डैश। उतनी ही दूरी पर है, जितनी दूरी पर इधर ये बिंदु P है उतनी ही दूरी पर ये बिंदु P डैश है। देखिए देखने में अगर थोड़ा इधर उधर लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये समझिएगा कि उतनी ही दूरी पर है, आपको चित्र अच्छे से बनाना है, ठीक। तो यहां पर एक बिंदु P डैश है। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताइए? यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E वेक्टर, वही वाला, ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA वेक्टर होगा, dA वेक्टर होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पर E वेक्टर और dA वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों हैं, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो इनके बीच एंगल जो बनेगा E वेक्टर और dA वेक्टर की वो 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये देखिए इसको ऐसे हम कर देते हैं, मतलब ये बेलन जो है इस चादर से होकर गई है, ठीक है। हमने मान लिया है गॉसियन पृष्ठ। देखिए ये इस चादर के अंदर से गई है। देखिए मैं इस तरह तो दिखा नहीं सकता डायरेक्टली, चित्र में आपको समझना है, ठीक है। ऐसे ये बेलन इस चादर से होते हुए इधर गई है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर है, ठीक है। इसके निकट एक बिंदु P है और उसी के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? जो ये बेलन है इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, मतलब इस बेलन से होकर कितने विद्युत बल रेखाएं गुजरी हैं, उसी को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो इससे होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम पहले निकाल लेंगे, फिर गॉस के नियम का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा किसी आवेशित अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बताया है। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, भैया का नाम है गॉसियन बेलन। गॉसियन पृष्ठ है, अब पृष्ठ की जगह पर ये बेलनाकार है तो इसको हम बेलन मान लेंगे, ठीक है। गॉसियन बेलन, ये गॉसियन बेलन है, ठीक है। समझ में आया इतनी चीजें? तो ये आपका होगा। अब यहां पर एक चीज और मान सकते हैं, देखिए ये आपका है dA, इसको हम ले लेते हैं dA। dA मैंने क्यों माना? क्योंकि ये बेलन का एक अवयव है, ठीक है। तो dA हमने मान लिया, ठीक। ऐसे ही हम इधर भी dA मान सकते हैं। तो ये आपका जो चित्र है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से बनेगा हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेरिवेशन का फिगर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस बेलन के दोनों सिरों से, बेलन का जो ए सिरा है और ये सिरा, दोनों जो सिरा है इस दोनों सिरे से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकाल लेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इस सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है और इस सिरे से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है दोनों को हम जोड़ देंगे, बस बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, ठीक। देखिए फिजिक्स है, ध्यान से समझिएगा भैया, फिजिक्स समझना है तो आप अपने डेली लाइफ में इसको यूज कीजिए, क्योंकि हमारा फिजिक्स जो है हमारे लाइफ से ही रिलेटेड होता है। तो इसको समझ गए चित्र को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका क्या है, चूंकि ये पृष्ठ है, क्या है ये एक चादर है, तो इस पर क्या होगा, बहुत सारे आवेश हैं, क्यू हैं, ठीक है, क्यू हैं। तो इसका पृष्ठ घनत्व क्या होगा? मैंने बताया था किसी पृष्ठ पर जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं उसको और उसका जो एरिया होता है उसी के अनुपात को हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बताइए? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, ठीक है। तो यहां पर जो आवेश होंगे और इसका जो एरिया होगा, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो एक चीज और याद रखिएगा इस डेरिवेशन को सॉल्व करने से पहले, कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है वो क्यू अपान ए के बराबर होता है। अगर यहां से क्यू निकालेंगे, क्यू क्या है, आवेश, ए है एरिया, ठीक है, तो क्यू निकालेंगे तो सिग्मा ए हो जाएगा। ये चीज अभी आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करके ही रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डेरिवेशन को करते हैं। सबसे पहले हम दोनों सिरों से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अतः बेलन के, लिखिए हमारे साथ, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट बताइए। देखिए चलिए इसको निकालते हैं, बहुत ही आसानी से हम निकालेंगे। देखिए लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ये क्लोज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ए, यानी कि ए के संबंध में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? देखिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक, जैसे मैंने उसमें बताया था। देखिए इसमें गॉस के प्रमेय में इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। मैंने बताया था कि जो फाई ई होता है वो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए जो ये पेज था, ये देखिए इसमें जो ई वेक्टर है और डी ए वेक्टर है, ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर भी होता है। अब दोनों सिरों का हमें लेना है तो क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया, प्लस दूसरा वाला भी ले लेंगे, ए के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इतना समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है, इसको समझ लीजिएगा। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और दो सिरे हैं हमारे बेलन के, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। दूसरे के लिए भी हम यही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक। दो बेलन के सिरे हैं तो दोनों से होकर गुजरने वाला हम विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को हम लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा। क्यों लिखते हैं भैया, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए ये जो आपका ई और डी ए है, इनके बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा है, थीटा के जगह पर हम कितना लिखेंगे, 0 डिग्री रख देंगे, बस हो गया। समझ में आया? तो इसको इस प्रकार से समझिए। अब प्लस हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ए, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा। अब देखिए यहां पर हमारा फाई ई जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, ठीक। फाई ई जो निकल कर आएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, ई डी ए कॉस थीटा है, तो थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि दोनों ई और डी ए दोनों समांतर हैं, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा ए, इसको ऐसे लिख दीजिएगा ए, और यहां पर भी हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। इसको डिग्री कर दीजिएगा, बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो इसको डिग्री कर देते हैं, बस हो गया। अब भैया cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप लोग बताइए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे cos 0 क्यों रखा, देखिए ई और डी ए समांतर हैं भैया, तो इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 रखा है। cos 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो इनके जगह पर हम 1 लिख देंगे, तो हमारा फाइनली आएगा फाई इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। क्या आएगा देखिए, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ई डी ए आ जाएगा, ई डी ए। समझ में आया? क्यों आएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और प्लस हमारा फिर से आएगा ए और ई डी ए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इस जब ई डी ए को देखिए इस ए के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे जब हम, तो जो ई डी ए है इसका जब अवकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये ई ए आ जाएगा, ठीक है, ई ए आ जाएगा। क्यों आएगा ये भी समझिए, ठीक। तो देखिए हमें एक दूसरा स्टेप समझते हैं, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, नेक्स्ट पेज में हम समझेंगे। हमारा आया है फाई ई इक्वल टू, ठीक है, ऐसे आया था ई डी ए, ठीक है, और प्लस हमारा आया था इस प्रकार से ए और ई डी ए, ठीक, ये ऐसे आया था। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, हमारा आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए ये आपका ई को बाहर हम निकाल लेते हैं, ई हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए के सापेक्ष डी ए का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो डीए तो छोटे से अवयव का क्षेत्रफल है भैया। अब ए के संबंध में डीए का जब हम अवकलन करेंगे तो वो ए आएगा, ए के बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर भी ई बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आएगा इस प्रकार से डी ए। अब ए के संबंध में डी ए का अवकलन कीजिए के रिलेशन में, तो फाई ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, ई तो आपका बाहर ही है, ये ऐसे रहेगा, और ये ए के सापेक्ष डी ए का अवकलन करेंगे तो डी ए आएगा, सॉरी ई ए आएगा, ई ए आएगा, ठीक है। और प्लस हमारा ये भी ई ए आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, देखिए ई ए आ गया, इसको जोड़ देंगे दोनों को भैया को, तो फाई ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, देखिए ई ए और ई ए मिलकर बना लेंगे 2EA, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया। देखिए ई ए और ई ए जब जुड़ेंगे तो 2EA हो जाएगा। बस अब हमें पता है गॉस का प्रमेय, यहां पर लगाएंगे क्या हम, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, ठीक है, गॉस के प्रमेय से। तो देखिए स्टूडेंट, गॉस का प्रमेय क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक, समझ में आ गया। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमारा लेफ्ट बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 2EA इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि लेफ्ट बराबर है तो इन दोनों को भी हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या जाना, देखिए कि जो हमारा होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है 2EA वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चलिए यहां पर हम फिर से लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2EA इक्वल टू 2EA इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से हम अगर E निकालें भैया तो क्या होगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए चलिए इसको इधर ले आते हैं हम लोग, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो ये 2 और A हमारा इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ गया। अब एक चीज और समझिए, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपान A, ठीक है, इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, क्यू अपान A हमने कर दिया, 2 एप्सिलॉन नॉट को हमने इधर कर दिया, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक। तो अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, क्यू अपान A मैंने बताया था किसके बराबर होता है, सिग्मा के, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान A, देखिए मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से, देखिए यहां पर ये सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान A, यानी कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो उसमें उपस्थित कुल आवेश और उसके एरिया के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और Q इक्वल टू सिग्मा A हमने बताया था, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये Q इक्वल टू सिग्मा A आपका है, तो यहां पर Q अपान A इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E इक्वल टू, देखिए Q अपान A के जगह पर हम रख देंगे सिग्मा, ठीक, देखिए सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है, तो Q अपान A की जगह पर सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख सकते हैं E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है, इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए यही हमारा डेरिवेशन होगा, इसी को प्रूव करने के लिए हमने इतना मेहनत किया था। E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक,
समझ में आ गया। तो ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको बताया। पहले चित्र आप समझे, इसमें हमने एक चादर लिया जो कि आवेशित है, फिर हमने एक पृष्ठ की कल्पना की, गॉसियन पृष्ठ की। इसमें दो सिरे हैं और दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने यहाँ पर निकाला। देखिए दोनों बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हमारा आया फाई इक्वल टू कितना आया था, फाई इक्वल टू हमारा आया था 2EA। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से हमने गॉस का प्रमेय लगाकर इसको फाइनली हमारा ये डेरिवेशन हो चुका है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है और हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो फिनिश हो गया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं मैं सेकंड चैप्टर भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।